हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशनल अफेयर्स। दोस्तों, आज हम जामिया आरसीए का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं जो 2023 का है। इस क्वेश्चन पेपर के 2 सेक्शन थे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी में ऐसे था जो कि कॉपी के साथ ही सबमिट हो गया था। अभी फ़िलहाल के लिए सेक्शन ए पे डिस्कशन कर लेते हैं। सेक्शन बी आपको जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। इस सेक्शन ए का क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको आंसर भी बताए जाएंगे, जिससे आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, स्पोड्यूमिन, पेटालाइट और लिपोडाइट किसके अयस्क हैं? तो पहले वाले का ऑप्शन बी है, लिथियम के हैं। और इसी क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि ये जो जामिया आरसीए बनाता है, ये 3 लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर होता है। पहला इंग्लिश होता है, दूसरा हिंदी होता है और तीसरा उर्दू होता है। तो मैं हिंदी वाले पर डिस्कशन करूँगा। सेकंड है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिंद महासागर द्विध्रुवी आईओडी का एक सकारात्मक चरण पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्र की सतह के औसत से अधिक तापमान और अधिक वर्षा देखता है। सेकंड है, एक सकारात्मक आईओडी ऑस्ट्रेलिया में सूखे से जुड़ा हुआ है। अब बोलना आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो दूसरे का हो जाएगा सी, यानी पहला और दूसरा दोनों चीज़ सही है। तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरा हमारे पास है, निम्नलिखित में से कौन सा देश चीन के साथ सीमा साझा करता है? तो आप देख सकते हैं, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, लाओस, पीडीआर। लगभग चीन 12 देशों के साथ सीमा साझा करता है, जिसमें से उज्बेकिस्तान नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन बी 2, 3, 4 एंड 5। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन 4 में। निम्नलिखित टेक्टोनिक प्लेटों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करना है। तो हमारे पास ऑप्शन है काकोस प्लेट, नजाका प्लेट, जुआन डे फूका प्लेट, फिलिपिनो प्लेट। तो उत्तर से दक्षिण की ओर बताना है। थर्ड वाले का शायद मैंने बता दिया, ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है और फोर्थ वाले का ए ऑप्शन है, यानी कि 3, 4, 1, 2। इसका सही अरेंजमेंट हो जाएगा 3, 4, 1, 2। फिफ्थ वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारतीय रोजवुड, मालाबार किनो और भारतीय लॉरेल भारत में पाए जाने वाले पेड़ हैं। कैसे हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, नम्र पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती वाले वन है, या पर्वतीय वन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिफ्थ का ए, यानी कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है। चलिए ठीक है, 6 नंबर देख लेते हैं। अब 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पश्चिमी घाट हिमालय से पुराने हैं। सेकंड है, यह क्षेत्र दुनिया के सबसे गर्म जैव विविधता हॉट स्पॉट में से एक है। पश्चिमी घाट शेषचलम पहाड़ियों में पूर्वी घाट से मिलते हैं। तब इनमें से बताना है कि कौन सा या कौन से सही हैं। तो 6 नंबर वाले का हो जाएगा हमारे पास केवल 1 और 2, यानी कि ये शेषचलम पहाड़ियों में पूर्वी घाट से मिलते हैं, ये बात गलत है। बाकी सब सही है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, ये वाला। अब आ जाते हैं हम 7th नंबर पे। 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, भारत में बाघ जंगली बाघों की वैश्विक आबादी के 10वें हिस्से से भी कम है। सेकंड है, बाघ में आयुसीएन की संकटग्रस्त प्रजातियों की लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। थर्ड है, मध्य पाषाण युग के गुफा चित्रों में भीमबेटका रॉक शेल्टर के पुरातात्विक स्थल में बाघ के चित्र देखे जा सकते हैं। अब इनमें से बताना है कौन सा सही है और या कौन से सही हैं। तो 7th का हमारे पास हो जाएगा बी, यानी कि 2 और 3 नंबर स्टेटमेंट सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अटल सुरंग किस पर्वत श्रृंखला को काटती है? तो अटल सुरंग
सुरंग जो है कौन सी पर्वत श्रृंखला को काटती है? पहला ऑप्शन है जास्कर रेंज, महान हिमालय, थर्ड ऑप्शन है पीर पंजाल और फोर्थ है लद्दाख हिमालय। तो ये काटती है हमारी पीर पंजाल को, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 9th नंबर। निम्नलिखित राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों पर विचार करें। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, जम्मू और कश्मीर, फोर्थ है पश्चिम बंगाल। उपर्युक्त राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के संदर्भ में राज्य केंद्र शासित प्रदेश के कुल क्षेत्रफल में वन आच्छादन के प्रतिशत की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा सही आरोही क्रम है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 9th है और इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा सी 4312, यानी कि पहला पश्चिम बंगाल है जिसमें ज़्यादा वन है, और फिर है जम्मू कश्मीर, फिर छत्तीसगढ़, फिर उत्तराखंड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 10th नंबर क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला है महासागरीय तह में मुख्य रूप से गहरे हरे रंग की ज्वालामुखी चट्टानें होती हैं जिनमें बहुत अधिक लोहा और मैग्नीशियम होता है और 2.8 एवं 3.0 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर के बीच घनत्व होता है। सेकंड है महाद्वीपों को बनाने वाली चट्टानें रंग में और वजन में हल्की होती हैं और सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम से भरपूर होती हैं। स्टेटमेंट के अब देखते हैं, कथन ए सत्य है लेकिन कथन दो असत्य है। सेकंड ऑप्शन है कथन फर्स्ट असत्य है और दूसरा सत्य है। तीसरा देखते दोनों कथन सत्य हैं और दूसरा तो फोर्थ बोल रहे हैं कि पहला और दूसरा दोनों ही गलत हैं। तो हमारे पास इसका 10th वाले का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दोनों कथन सत्य हैं। तो इसके लिए ऑप्शन सी टिक कर लेते हैं। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कथन है हमारे पास, विश्व मानचित्र पर समान ऊष्मीय विसंगति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं ईसानोमल कहलाते हैं। और सेकंड ऑप्शन है, जब करियोलिस बल दबाव प्रवणता बल को संतुलित करता है तो शुद्ध बल शून्य हो जाता है, इसलिए पवनें समदाब रेखाओं के समांतर सीधे पथों में चलती हैं। इस अवस्था को भूस्थैतिक संतुलन कहते हैं। सेकंड और थर्ड ऑप्शन है, उषांक तक पहुंचने से पहले एक आरोही वायु को तापमान में प्रति 1000 मीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री सेल्सियस की दर से वृद्धि को शुष्क रुद्धोष्म ह्रास कहते हैं। और फोर्थ ऑप्शन है, पानी के वाष्पीकरण और जल वाष्प में इसके रूपांतरण के दौरान खर्च की गई ऊष्मा ऊर्जा को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं क्या है। तीनों ऑप्शन सही हैं, ये बोल रहे हैं, फिर बोल रहे हैं केवल सी और डी सही हैं, और फिर बोल रहे हैं कि चार के चारों ऑप्शन सही हैं, और फिर बोल रहे हैं डी वाले में केवल एक और दो सही है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसके चार के चारों ही सही हैं। तो ऐसे केस में इसका ये हो जाएगा सी। चलिए 12th नंबर देख लेते हैं। समुद्र निक्षेपों में से किस समूह को पेलाजिक निक्षेपों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? पहला है नीली कीचड़, लाल कीचड़, हरा कीचड़, मूंगा कीचड़। फिर है कंकड़, रेत, गाद, मिट्टी, ये बी ऑप्शन था। रेडियोलेरिनियन निम्पक, डायटन निम्पक, ग्लोरोबियन निम्पक, टेरोपोड निम्पक। और फोर्थ ऑप्शन है ज्वालामुखी का कीचड़, समुद्र तटीय कीचड़, पीला कीचड़, नारंगी कीचड़। तो इसका ऑप्शन हमें बताना है। इनको वर्गीकृत किया गया है, समुद्री निक्षेपों को वर्गीकृत कैसे किया गया है, तो ये फोर्थ ऑप्शन दिए थे। हमारा 12th नंबर का हो जाएगा सी, रेडियो लेरियन निम्पक, डायटन निम्पक, ग्लोरोबियन निम्पक, टेरोपोड निम्पक। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 13th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो 13 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है, अत्यधिक प्रक्रियावाद और मानव पूंजी की कमी को संयोजन। पहला ऑप्शन है भारतीय राज्य को प्रभावी ढंग से और कुशलता से संचालित करने में सक्षम बनाता है। सेकंड ऑप्शन है भारतीय राज्य की एक संप्रभु इकाई के रूप में अपने सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्यों को पूरा करने की क्षमता को भी कम करता है। और थर्ड है अधिनायकवाद के उदय में परिणाम देता है। फोर्थ है आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने में मदद करता है। तो ऑप्शन दे के रखा है कौन कौन से कथन सही हैं। तो पहला ऑप्शन 1 और 2 है और सेकंड ऑप्शन है 2। तो बी वाला यानी 13 का बी हो जाएगा हमारे पास। ये ऑप्शन भारतीय राज्य की ये जो संप्रभु इकाई है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आ जाते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। रॉल्स के न्याय सिद्धांत में मूल स्थिति की अवधारणा के संदर्भ में गलत कथन का पता लगाइए। जब गलत कथन बोला जाता है तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। मूल स्थिति एक विचार प्रयोग है जिस पर अत्यधिक अज्ञानता मानकर पहुंचा जा सकता है। मूल स्थिति में प्रतिनिधि व्यक्ति मानव प्रकृति और सामाजिक संस्थाओं के बारे में सामान्य तथ्यों को जानते हैं। थर्ड, मूल स्थिति में प्रतिनिधि व्यक्ति अपने समाज और इतिहास के बारे में विशेष तथ्यों को जानते हैं। तो 14 नंबर का हो जाएगा हमारे पास बी ऑप्शन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इसका थर्ड सही है, अपनी स्थिति और इतिहास के बारे में जानते हैं। आ जाते हैं 15 नंबर में। 15 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित नारीवादी विचारकों को उनके संबंधित विद्यालयों के साथ सम्मिलित करना है। पहला ऑप्शन हमें देकर रखा है उदार नारीवादी, सेकंड है समाजवादी नारीवादी, कट्टरपंथी नारीवादी और नारीवाद के बाद। तो अभी इनके ऑप्शन है अलेक्जेंड्रा कोलोंटाई, बेट्टी फ्राइडन, सिमोन डी बेवायर, अमेलिया जोन्स। तो 15 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा ए, फर्स्ट का बी, सेकंड का ए, थर्ड का सी, फोर्थ का डी। तो हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं अब 16 नंबर क्वेश्चन। लोकतंत्र में न्यूनतमवादी और अधिकतमवादी अवधारणा के बीच अंतर क्या है? लोकतंत्र की न्यूनतम अवधारणाएं पारदर्शी और निष्पक्ष चुनावों को अस्तित्व में प्राथमिकता देती हैं, जबकि अधिकतमवादी अवधारणाएं राजनीतिक परिणाम और नागरिक स्वतंत्रता पर फोकस करती हैं। लोकतंत्र की अधिकतमवादी परिभाषाएं राजनीति संरचनाओं और प्रक्रियाओं पर जोर देती हैं, जबकि न्यूनतमवादी परिभाषाएं राजनीतिक परिणामों को प्राथमिकता देती हैं। लोकतंत्र की अधिकतमवादी समझ चुनावी प्रक्रियाओं के इर्द गिर्द केंद्रित होती है। और फोर्थ है लोकतंत्र की न्यूनतमवादी परिभाषाएं राजनीतिक व्यवस्थाओं और ढांचों पर केंद्रित करती हैं, जबकि अधिकतमवादी परिभाषाएं विभिन्न प्रकार के चुनावों में भाग लेने वाली राजनीतिक पार्टियों को प्राथमिकता देती हैं। सही विकल्प हमें इसमें चुन के बताना है। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका सी, सिर्फ पहला कथन सत्य है, यानी कि न्यूनतम अवधारणा पारदर्शी चुनाव को प्राथमिकता देती हैं और दूसरी अधिकतमवादी नागरिक की स्वतंत्रता पर फोकस करती हैं। तो 16 का सी हो जाएगा। अब आ जाते हैं 17 पे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(3) यानी 20(c) इससे रक्षा करता है। अब आप अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनुच्छेद, अनुसूची, ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, तो इन्हें ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास या किसी अपराध के आरोपी व्यक्ति की रक्षा करता है। सेकंड है या साक्षी होने की बाध्यता से रक्षा करता है। थर्ड है या स्वयं के विरुद्ध साक्षी बनने के लिए बाध्य किए जाने से रक्षा करता है। और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो 17 का हमारे पास हो जाएगा सी, यानी कि सारे के सारे सही हैं इसके। आ जाते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा मामला संविधान के अनुच्छेद 142 की व्याख्या से जुड़ा है, जो सर्वोच्च न्यायालय को किसी भी मुकदमे के मामले में पूर्ण न्याय सुरक्षित करने के लिए आवश्यक डिक्री या आदेश जारी करने का अधिकार प्रदान करता है? ये केस हैं, आपको ये समझना चाहिए कि केसेस भी आते हैं, जैसे
भोपाल गैस ट्रेजेडी, केशवानंद भारती, यूनियन कार्बाइड, और ये वाला वही है। और बार एसोसिएशन, इस तरह के जो भी केसेस आपके हुए हैं उनको पढ़ लेना है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। KM नानावती बनाम बॉम्बे राज्य यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन बनाम भारत संघ। थर्ड है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ। और फोर्थ ऑप्शन है हमारा उपरोक्त सभी। तो 18th का हमारे पास डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। अब आ जाते हैं 19th नंबर क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सबसे कमजोर पक्षपात पूर्ण कालिका शक्तियों को जन्म देगी? सबसे पहले सबसे पक्षपात पूर्ण कार्यपालिका को जन्म देने के लिए पहला बोले स्वतंत्र मीडिया। सेकंड राजनेताओं का उच्च अनुपात जो पार्टियों के सदस्य हैं। थर्ड पार्टी सूचियों के माध्यम से चुने गए विधायक। फोर्थ है विधायकों का प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत चुनाव। तो पक्षपात पूर्ण कार्यपालिका की शक्तियों को जन्म देगा। तो सही विकल्प की पहचान करनी है हमें। और क्वेश्चन हमारा ये 19 है, इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी फोर्थ। विधायकों का प्रत्यक्ष और व्यक्तिगत चुनाव, यानी कि डायरेक्ट अगर विधायक चुन लिए जाएंगे और पर्सनली डायरेक्ट चुन लिए जाएंगे तो वो पक्षपातपूर्ण होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विदेश नीति के मूल सिद्धांतों में से एक नहीं है? गुटनिरपेक्षता, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, सामरिक गठबंधन, अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर के लिए सम्मान। तीन में से कौन सा नहीं है आपको बताना है इसमें। वैसे इसका सही ऑप्शन है सामरिक गठबंधन, ये ऑप्शन नहीं है इसका। तो एग्जैक्ट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। चलिए अब 21 पे आ जाते हैं। 21 बोल रहा है शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर जो अमेरिका और रशिया के बीच में हुई थी, जो कि सोवियत यूनियन हुआ करता था, के दौरान भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला, भारत शक्ति से तटस्थ था और किसी भी प्रमुख गुट के साथ गठबंधन नहीं किया था। भारत ने शुरू में सोवियत संघ के साथ गठबंधन किया था, लेकिन शीत युद्ध के बाद भारत वर्षों में संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ स्थानांतरित हो गया था। थर्ड है भारत शुरू में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन शीत युद्ध के बाद वर्षों में सोवियत संघ के ओर स्थानांतरित हो गया। फोर्थ है भारत में स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करते हुए राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के साथ चयनात्मक गठबंधन की नीति बनाए रखी। ये हमारा 21 नंबर क्वेश्चन था और इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, यानी कि फोर्थ। भारत ने सबका अनुसरण किया और दोनों और चयनात्मक गठबंधन नीति बनाई, यानी दोनों के साथ इक्वल रिलेशन शेयर करें। 22 नंबर पे आ जाते हैं हम। जिन कारणों से संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1998 की रोम संवद्धि की पुष्टि नहीं की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना की। पहला, यूएस आधारित न्यायाधीशों के लिए पर्याप्त प्रतिनिधित्व। सेकंड है अमेरिकी सैन्य कर्मियों के उत्पीड़न की बढ़ी हुई क्षमता। थर्ड है आईसीसी की उत्पीड़न शुरू करने की क्षमता के बारे में संदेह। फोर्थ है इजराइल द्वारा गैर अनुसमर्थन। तो 22 का हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि दूसरा और तीसरा है। अब आ जाते हैं 23 पे। 23 हमारा बोल रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन कन्नौज सभा के बारे में असत्य है? पहला, सभा हर्ष के द्वारा बनाई गई थी। नंबर 2, हर्ष ने हवेन सांग की अध्यक्षता के लिए कहा और महायान के एक विषय पर चर्चा के लिए सुझाव दिया। थर्ड है हीनयान शाखा के बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मणों के द्वारा असेंबली का बहिष्कार किया गया। डी ऑप्शन है सभा महायान की शिक्षा के लिए एक पक्षीय थी। तो ये बुद्धिज़्म की बात कर रहे हैं। बुद्धिज़्म में धर्म संगोष्ठी हुई थी, जिनमें कि कभी कनिष्क ने कराया तो कभी हर्ष ने कराया।
तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। और बुद्धिज़्म में हीनयान महायान दो शाखाएं होती हैं। हीनयान बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं, महायान बुद्ध को भगवान मानते हैं। तो इसमें से बोल रहे हैं, ये हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। हीनयान शाखा के बौद्ध भिक्षुओं और ब्राह्मणों के द्वारा असेंबली का बहिष्कार किया गया। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं, जो कि कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर, खजुराहो में लक्ष्मण मंदिर, तंजावर में ब्रह्मेश्वर मंदिर, पट्टदकल में पापानाथ मंदिर। तो इन्हें हम चयनित करके एक कूट में बताएंगे। तो हमारा ये 24 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा डी 1, 3, 4, और ये टी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब आ जाते हैं 25 में। 25 क्वेश्चन नंबर कह रहा मगध के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महाभारत के अनुसार मगध में सबसे पुराने राजवंश की स्थापना बृहदत्त ने की थी। और सेकंड है, बृहदत्त वसु के पुत्र थे। सी है, रामायण के अनुसार वसु गिरिवंश के संस्थापक थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, ए, बी और सी, यानी कि तीनों के तीनों ही सही हैं। चलिए देख लेते हैं 26 बोल रहा है निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की रचना नागार्जुन ने नहीं की थी। नागार्जुन एक राइटर थे जिन्होंने काफ़ी अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। उन्होंने ब्रह्मराक्षस जैसी काव्य संग्रह भी लिखे हैं। अब इसमें आ जाते हैं पहला ऑप्शन दे के रखा है सत्य, सहारिका, ब्रज परमिता, मध्यमिका सूत्र, महायान सूत्रलंकार। नागार्जुन, यहाँ पर ये नागार्जुन जो मैंने पहले बताया, माफ़ करिएगा, ये वो नागार्जुन नहीं है। नागार्जुन एक बुद्ध साधु थे जिन्होंने काफ़ी सारी बुद्ध चरित्र और बुद्ध की रामायण लिखी है। तो ये वो वाले नागार्जुन हैं। इसका ऑप्शन हो जाएगा 26 का डी, महायान सूत्रालंकार। इन्होंने नहीं लिखा है, बाकी सब इन्होंने ही लिखा है। 27 नंबर है, भारतीय राष्ट्रीय सेना इंडियन नेशनल एयरफोर्स आर्मी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आईएनए बनाने का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह ने दिया था। आईएनए की महिला रेजिमेंट का नाम झांसी की रानी के नाम पर रखा गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1945 में आईएनए के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया था। तो इनमें से कौन सा सही है या कौन से सही हमें ये बताना है। तो ये ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, इसका ये सही हो जाएगा केवल 1 और 2, यानी कि कांग्रेस ने इसका विरोध नहीं किया था। अब आ जाते हैं 28 पे। 28 नंबर कह रहा मुस्लिम लीग के दिल्ली प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब मुस्लिम लीग से देखिए आप देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है, पहला स्टेटमेंट है, उन्होंने संयुक्त निर्वाचन के स्थान पर पृथक निर्वाचन मंडल की मांग करी थी, यानी सेपरेट इलेक्टोरेट। बात सही है। सेकंड नंबर है, उन्होंने 3 नए मुस्लिम बाहुल प्रांतों की गठन की मांग की, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। तो ये 28 का हो जाएगा बी, केवल 2 सही है। अब 23 माफ करिएगा 29 पे आ जाते हैं। लिंगराज मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे चोल राजवंश के राजा चोल ने बनवाया था। सेकंड है, यह मंदिर वास्तुकला की कलिंग शैली में निर्मित है। यह शैव और वैष्णव संप्रदायों के समन्वय को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, केवल 2 और 3। अब आ जाते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कृषि फसलों उत्पादों में से कौन सा भारत में पुर्तगालियों द्वारा नहीं लाया गया था। काजू, तंबाकू, पपीता, पान का पत्ता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, पान का पत्ता नहीं लाया गया था।
चलिए ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक अर्थव्यवस्था में अधिमूल्यित मुद्रा का मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव होगा? नंबर 1, आयात में अपेक्षाकृत सस्ता बनता है। आयात में अपेक्षाकृत महंगा बनता है। आयात और निर्यात के समान रूप से महंगा बनता है। आयात और निर्यात को समान रूप से सस्ता बनाता है। तो बनाता है कि रेफरेंस में था ये, और ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, आयात और निर्यात को समान रूप से सस्ता बनाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी, ये वाला। अभी देख लेते हैं एक, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अर्थव्यवस्था में अधिमूल्यित मुद्रा का मुख्य रूप से निम्नलिखित में से कैसा प्रभाव होगा? तो हमें बताना है इसमें। आयात को अपेक्षाकृत सस्ता बनाता है। आयात को अपेक्षाकृत महंगा बनाता है। आयात और निर्यात को समान रूप से महंगा बनाता है। आयात और निर्यात को समान रूप से सस्ता बनाता है। आयात को अपेक्षाकृत सस्ता बनाता है, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मौद्रिक नीति उपकरण है या हैं? सार्वजनिक व्यय में परिवर्तन, कराधान में परिवर्तन, खुला बाजार संचालन, नैतिक उत्तेजना। तो 32 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारे पास बी, सी और डी की बात सही है और बाकी क्वेश्चन सही नहीं है का, बाकी के आंसर सही नहीं है। अब 33 यानी कि 33 नंबर देख लेते हैं। भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। WPI मुद्रास्फीति CPI मुद्रास्फीति से अधिक नहीं हो सकती। वैश्विक कमोडिटी मूल्य वृद्धि का प्रभाव सबसे पहले WPI पर 2021 में दिखाई दिया था। तो इसका ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा बी, जो कि है केवल बी, यानी कि वैश्विक कमोडिटी वाला। चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शर्तों पर विचार करिए। स्वैच्छिक निर्यात प्रबंध यथा मूल्य ड्यूटी, निर्यात सब्सिडी और प्रतिबंध। उपरोक्त में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए गैर टैरिफ बाधा है या है? तो 34 नंबर का हो जाएगा हमारे पास सी, ए, सी और डी, बी छोड़ के बाकी सभी हैं। चलिए अब 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? माफ करिएगा, कौन सा सुमेलित है? पहला है मल्होत्रा समिति। अब समितियों से भी क्वेश्चन पूछते, कौन से समिति ने क्या काम किया, किसने कौन सा सामाजिक काम किया। तो रोहिणी आयोग जैसे इस तरह के आपको बहुत सारे समितियां मिलेंगी। तो पहला ऑप्शन है मल्होत्रा समिति, हसीम समिति, सुंदर जन समिति, बीमा सुधार, शहरी गरीबी, औद्योगिक लाइसेंस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ए, जो कि ए और बी है। सिर्फ ये सही है, सी वाला सही नहीं है, सुंदर जन समिति औद्योगिक लाइसेंस वाला। अब हम देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 का उद्देश्य है भारत के सामान और सेवाओं के निर्यात को 2030 तक $760 बिलियन से दोगुना करना, निर्यात जिला हब स्थापित करना है, नीति में कपड़े और परिधान क्षेत्र के लिए एक विशेष अग्रिम प्राधिकरण योजना शुरू करने की भी है। तो 36 का हो जाएगा हमारे पास बी, जो कि बी और सी ऑप्शन है। अब देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्या कह रहा है? निम्नलिखित को कालानुक्रम में सुव्यवस्थित करना है। एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण का पहला चरण, बैंकिंग और नरसिम्हम समिति की स्थापना। तो हमें बताना है कौन सा इसका सही व्यवस्थित क्रम है। तो इसका सही व्यवस्थित क्रम है BAC। तो हम इसको BAC टिक कर देते हैं। 38 यानी कि 38 पे आ जाते हैं। व्यापार चक्र एक चक्रीय उत्थान है और कुल आर्थिक गतिविधियों में गिरावट 4 चरणों के मार्ग का अनुसरण करता है। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या क्या दिया है।
चोटी मंदी उतार और गर्म बाजारी, चोटी सर्द बाजारी उतार और गर्म बाजारी, चोटी मंदी उतार और बहाली, चोटी सर्द बाजारी हवा में उड़ जाना और गर्म बाजारी। तो इसका ऑप्शन हमारे पास सी हो जाएगा, चोटी मंदी। अब आ जाते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पे। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकिंस स्टांस शब्द के बारे में सही है जिसका प्रयोग अर्थव्यवस्था में किया जाता है। मुद्रास्फीति को बढ़ाने के लिए मौद्रिक नीतियों को कम ब्याज दरों को बनाए रखना चाहिए। मुद्रास्फीति घटाने के लिए मौद्रिक नीतियों को उच्च बाजार दरों को बनाए रखना चाहिए। मौद्रिक नीतियों की प्राथमिकता लेवल विकास दर बनाए रखना चाहिए। और डी ऑप्शन है मौद्रिक नीतियों की प्राथमिकता विकास का समर्थन करने के लिए कम बाजार दरों को बनाए रखना है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास बी, मुद्रास्फीति घटाए रखने के लिए मौद्रिक नीतियों को उच्च बाजार दरों को बनाए रखना है। 40 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आर्थिक विकास का मार्केंटिलिस्ट सिद्धांत डैश में वृद्धि से संबंधित है। मार्केंटिलिस्ट ये क्या थे कि इकोनॉमिस्ट थे जिनका प्रिंसिपल था, और वो क्या बताता है, पैसे की आपूर्ति, जनसंख्या का आकार, संसाधनों के उपयोग, व्यापार संतुलन। तो 40 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी, व्यापार संतुलन। 41 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये कथन निष्कर्ष वाले हैं कि क्या जो स्टेटमेंट बोली जा रही है वो एक्सप्लेन भी कर रहे हैं एक दूसरे को, या सही भी हैं या नहीं हैं, या दोनों सही हैं और दोनों सही होने के साथ साथ व्याख्या भी कर रहे हैं या नहीं। तो कथन हमारे पास है, पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट। रमेश और प्रेम और रमेश ने पटना और इलाहाबाद से क्रमशः इलाहाबाद और पटना पहुंचने के लिए समान गति से चलना शुरू किया। वे किस समय मिलेंगे? कथन, पटना और इलाहाबाद के बीच की दूरी 250 किलोमीटर है। प्रेम 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है और रमेश 25 किलोमीटर घंटा की गति से यात्रा करता है। कथन 2 है, प्रेम पटना से सुबह 5 बजे शुरू करता है और सुबह 11 बजे इलाहाबाद पहुंचता है। रमेश इलाहाबाद से सुबह 7 बजे शुरू होता है और दोपहर 3 बजे पटना पहुंचता है। अब कथन के हम आंसर देख लेते हैं। कथन 1 में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, जबकि कथन 2 का डेटा पर्याप्त नहीं है। कथन 2 में दिया गया डेटा अकेले प्रश्न का उत्तर दे सकता है, लेकिन कथन 1 का नहीं दे सकता है। अकेले कथन 1 और 2 डेटा प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। चाहे ये कह रहे हैं कि चाहे पहला ऑप्शन उठा लो या दूसरा, दोनों में से किसी को भी पकड़ के आप आंसर दे सकते हैं। डी कह रहा है कथन 1 और 2 दोनों में डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त होना चाहिए। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर हमारे पास है बी, यानी कि कथन 2 अकेले आंसर दे सकता है, लेकिन कथन 1 अकेले नहीं दे सकता है। अब आ जाते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। हाँ, तो 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा हमारे पास। पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का 4 गुना है। 5वां अंक ज्ञात कीजिए। कथन है इसके लिए, पहली 2 संख्याओं का औसत अगली 2 संख्याओं के औसत के बराबर है। पहली और दूसरा कथन है, पहली 2 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या के 4 गुना है। कथन थर्ड है, सभी संख्याओं का औसत 3.4 है। तो हमें इसका आंसर बताना है और ये क्वेश्चन नंबर है 42। तो 42 इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी, कथन 3 में डेटा केवल प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो ये इसका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देख लेते हैं, यानी कि 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1, 2, 3, 4 और 5 क्रमांक वाले बॉक्स एक पंक्ति में रखे गए हैं और उन्हें या तो लाल या नीली गेंद से भरा जाना चाहिए, ताकि कोई भी 2 आसन्न बॉक्स नीली गेंद से भरे न जा सकें। तब कितनी अलग अलग व्यवस्थाएं संभव हैं, यह देखते हुए कि रंग की सभी गेंदें समान हैं। तो हमें इसका आंसर बताना है।
तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास डी 42 आंसर, 22 आंसर इसका हो जाएगा। अब 44 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 44 नंबर कह रहा है कि यदि संख्या 10n-1 के अंकों को जोड़ देते हैं जहां n एक प्राकृतिक संख्या है तो 3798 के बराबर है। अगर इनको जोड़ देते हैं तो ये 3798 होता है। तो n का मान क्या है? तो n का मान हमारे पास हो जाएगा 424, यानी कि डी वाला ऑप्शन। अब 45 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शेष ज्ञात करें जब 1 2 4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 97 है। एक अंकी संख्या है जो 16 से विभाजित हो जाती है। तो हमें बताना है इसका आंसर, और 45 का आंसर है 5। अब आ जाते हैं 46 पे। 3 आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। उनके कदमों की लंबाई क्रमशः 63 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर और 77 सेंटीमीटर है। सभी व्यक्तियों को उस दूरी को पूर्ण करने में पूर्ण संख्या में कितनी दूरी तय करनी चाहिए? पूर्ण संख्या में उस दूरी को तय करने में पूर्ण संख्या के हिसाब से कितनी दूरी तय करनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 9630। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं 47 में। ए की आय बी की तुलना में 40% अधिक है। यदि ए की आय में 25% वृद्धि हो जाती है और बी की आय में 40% की वृद्धि हो जाती है तो ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि हुई है, ये आपको बताना है। और इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 331.25। ए नंबर इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब आ जाते हैं 48 पे। वातानुकूलित स्लीपर और साधारण स्लीपर क्लास का रेलवे किराया 4:1 के अनुपात में है। वातानुकूलित स्लीपर और साधारण स्लीपर क्लास में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या में 3:25 के अनुपात में थी। यदि कुल संग्रह 74,000 था, एयर कंडीशनर स्लीपर यात्रियों ने कितना भुगतान किया होगा? तो ये हमें बताना है इसका आंसर। तो 48 का हमारे पास सी नंबर हो जाएगा 24,000। 49 नंबर पे आ जाते हैं हम जल्दी से। एक आदमी अपना माल एक निश्चित मूल्य पर बेचता है जिससे उसको 20% का लाभ होता है। यदि जिस कीमत पर वह सामान खरीदता है उसमें 10% की वृद्धि हो जाती है और वह उन्हें 8% अधिक पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत दशमलव के स्थान तक कितना सही होगा, ये हमें बताना है। तो इसका लाभ हो जाएगा 22.7। ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। अब देख लेते हैं हम 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दूध वाला दूध बेचने के लिए 3 कंटेनरों का उपयोग करता है। उनकी क्षमता क्रमशः 40 लीटर, 30 लीटर और 20 लीटर है। वह क्रमशः 87.5, 80% और 90% कंटेनर को दूध और पानी के मिश्रण से क्रमशः 3:2, 5:1 और 7:2 के अनुपात में भरता है। दूध की कुल मात्रा का उसके द्वारा वहन किए जाने गए पानी से अनुपात क्या है, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर, यानी कि डी नंबर 5.5:2। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।